वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ चैप्टर 1 आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर 2। ठीक है, तो आपका दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चैप्टर 2 हमने अब पढ़ना है और लैंगिक जनन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में? पुष्पी पादपों में, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फूल खिलते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा विस्तार से इसको समझ लेते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक जनन की बात अगर हम करेंगे तो आप ये सोचिए, आपने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि कहीं पर भी अगर लैंगिक जनन होगा तो उसके लिए लैंगिक अंग भी तो होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जितने बार भी हमने लैंगिक जनन की बात की तो उसके लिए एक लैंगिक अंग होता है, उस लैंगिक अंग के अंदर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, लैंगिक अंग ही नहीं होगा तो युग्मक नहीं बनेगा, और युग्मक नहीं बनेगा तो लैंगिक जनन नहीं होगा। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर लैंगिक जनन की बात हो रही है तो लैंगिक अंग होने चाहिए, और हम बात कर रहे हैं पौधों की, तो विचार कीजिए कि कहाँ होते हैं पौधे में लैंगिक अंग। यानी कि पौधे के अंदर कोई भाग ऐसा है जिसमें लैंगिक अंग होते हैं, उन लैंगिक अंगों में युग्मक बनते हैं और फिर उनमें लैंगिक जनन होता है। जब आप इतना समझ जाएंगे, यानी कि अगर आपने चैप्टर 1 अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप मेरी इस पॉइंट को समझ गए होंगे। ठीक है, और आप एक बार थोड़ा सा ये भी सोचिए कि जब आपने पिछली बार लैंगिक जनन पढ़ा था तो आपने लैंगिक जनन के लिए किस चीज़ की अनिवार्यता थी। ठीक है, पिछले पार्ट में सीखा ना कि लैंगिक जनन के लिए युग्मक चाहिए, उनका मिलना, और उसके बाद युग्मनज का निर्माण। उन्हीं चीज़ों को जो आपने पिछले पार्ट में पढ़ी हैं हमें इस चैप्टर में पौधों के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ इस पार्ट में ये देखा जाएगा कि आप लोगों ने चैप्टर 1 कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताता हूँ, और कई लोगों को जानकारी होगी इसकी, कि पौधों का जो लैंगिक अंग होता है वो पुष्प में होता है। किस में होता है? पुष्प, यानी कि फ्लावर। ओके, तो जो पौधा है उसमें जो फूल होता है उसी फूल के अंदर क्या होंगे? लैंगिक अंग होंगे। यानी कि लैंगिक अंग का मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो नर व मादा भाग। ठीक है, नर व मादा भाग फूल के अंदर ही होते हैं। अब याद करो एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प के बारे में मैंने जब आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में। ठीक है, यानी कि एक लिंगी पुष्प क्या है और द्विलिंगी पुष्प क्या है, तो आप अब समझ पाए होंगे कि जिन लैंगिक अंगों की बात हम लैंगिक जनन के लिए करते हैं उनका निर्माण पुष्प के अंदर होता है, यानी कि वो पुष्प के अंदर होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की आगे। देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि पुष्पी पादप जो होते हैं, ठीक है, पुष्पी पादप। ओके, देखिए इंग्लिश में आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स इनको बोला जाता है। एंजियोस्पर्म्स, पुष्पी पादप जो होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है आवृत बीजी। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे कि इसका नाम आवृत बीजी क्यों है तो आप समझ पाएंगे कि आवृत का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। ठीक है, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, और बीज का मतलब आप लगा सकते हैं बीज से। तो क्या समझ में आया आपके? ढका हुआ बीज, यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए होते हैं। जैसे आपने आड़ू का फल देखा होगा, सेब देखा होगा, आम देखा होगा, इनके जो भी बीज होते हैं ये आपको खुलेआम नहीं दिखाई देंगे। ये हमेशा एक फल की संरचना होती है और उसके अंदर बंद रहते हैं। आप लीची देखिए, आप लीची का छिलका निकालते हैं, फिर उसके अंदर वाइट कलर का जो उसका एरिल होता है उसको खाते हैं, उसके बाद लास्ट में उसकी गुठली आपको, यानी कि उसका सीड आपको, बीज आपको मिलता है। तो इस तरह के सारे जो पौधे होंगे उनमें क्या होगा? बीज किसी न किसी आवृत के अंदर ढका रहता है, इसीलिए इस प्रकार के पौधों को आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। और यही पौधे होते हैं जिनमें खिलते हैं फूल। ठीक है, फूल खिलने वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म्स। आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि हर प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूल नहीं खिलते हैं। ठीक है, याद कीजिए, आपने
एल्गी के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइटास के बारे में पढ़ा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। यानी कि आपने जब जिम्नोस्पर्म्स के बारे में देखा होगा तो आपने क्या देखा कि वहाँ पर उनके बीज जो होते हैं खुले होते हैं, पाइनस आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो अलग कैटेगरी है पुष्पी पादप जिसमें आते हैं वो आवृत्तिबीजी में आते हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हीं आवृत्तिबीजियों में लैंगिक जनन कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पुष्प के अंदर अगर लैंगिक जनन को हमें समझना है तो उसके लिए हमें पुष्प की संरचना को बहुत अच्छी तरह से उसका अध्ययन करना होगा, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, ठीक है। आप एक बार अपनी स्क्रीन पर जो फ्लावर का चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि पुष्प की संरचना को आपने पढ़ना कैसे है। जैसे मैं आपको बताऊँगा आप बिल्कुल वैसे पढ़िएगा, ठीक है। किस भाग का नाम कैसे याद करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात को नोट करेंगे कि पुष्प हमेशा 4 चक्र यानी कि सर्कल, ठीक है, पुष्प हमेशा 4 चक्रों से मिलकर के बना होता है। सबसे बाहरी जो चक्र होता है उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। सबसे बाहरी चक्र यानी कि आप ये देख रहे हैं ये, ठीक है ना, ये सबसे बाहरी चक्र का हिस्सा है जिसको मैंने रेड पेन से डॉट किया है। ये बाह्यदल पुंज कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कैलिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कैलिक्स, आप इसे लिख सकते हैं बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, ओके। तो ये बाह्यदल पुंज जो है, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 चक्रों में से पहला चक्र है, ठीक है। और इसकी इकाई होती है बाह्यदल। यानी कि देखिए आप ध्यान से समझिए, ये एक बाह्यदल है, ये दूसरा बाह्यदल है, ये तीसरा बाह्यदल है। हो सकता है इसके पीछे की तरफ भी जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी कोई बाह्यदल हो। ये पहला वाला जो है इसको आप बाह्यदल कहेंगे, इसको आप बाह्यदल कहेंगे, इसको भी आप बाह्यदल कहेंगे, 1 2 3। लेकिन जब इन तीनों को हम एक साथ मिलाएंगे, पहला दूसरा और तीसरा, तब इसे हम क्या कहेंगे, बाह्यदल पुंज कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी कि ये अगर आप सिंगल इस ग्रीन कलर वाले को सिंगली गिनेंगे तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे, सेपल, ओके। ये पहला सेपल, ये दूसरा सेपल, ये तीसरा सेपल। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि ये जो सबसे बाहरी चक्र होता है इसे क्या बोलते हैं, तो आप इसे बोलेंगे कैलिक्स। आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे सेपल मिलकर के कैलिक्स बनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बाह्यदल पुंज जो है उसकी इकाई बाह्यदल होती है। वैसे भी समझ में आ रहा है नाम से, बहुत सारे बाह्यदल मिलकर के बाह्यदल पुंज बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इंग्लिश के नाम भी याद करने हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे सेपल्स मिलकर के कैलिक्स बनाते हैं, और कैलिक्स किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। जब हम कैलिक्स की बात कर रहे हैं तो आपको अभी बाकी पुष्प के किसी अन्य भाग पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि मैं इसके बाद इस चीज़ को डिलीट कर दूंगा, जो मैंने अभी कैलिक्स के बारे में आपको बताया इसे मैं इरेज कर दूंगा, और हम फिर सिर्फ उसी पार्ट पे ध्यान देंगे जिसको हम पढ़ रहे होंगे। तो आपने देख लिया सबसे बाहरी चक्र जिसे क्या कह रहे हैं हम, कैलिक्स कहते हैं। एक बात और, मैं इसके बारे में अभी सिंगल सिंगल आपको अलग से और बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको पूरे फ्लावर में दिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको इसको अलग अलग दिखाऊंगा कि ये कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले पुष्प के 4 चक्र होते हैं, उनमें सबसे बाहरी चक्र जो होता है उसे बाह्यदल पुंज कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये जो कली होती है ना, आपने देखा होगा जैसे गुलाब का फूल जब खिलता है तो कली के अंदर बंद रहता है, धीरे धीरे खुलती है। तो जो जिस चीज़ की एक कली बनती है वही बाह्यदल पुंज है, और डिटेल्स में आपको इसकी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला चक्र। तो ये तो था हमारा पहला चक्र। अब हम पढ़ते हैं दूसरे चक्र के बारे में। पहला चक्र हमारा क्या था, कैलिक्स, ठीक है ना। और दूसरे चक्र के बारे में हम देखते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा चक्र आपका, ये देखिए आपको ये आपने हिंदी में नाम सुना होगा पंखुड़ियाँ। किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ कितनी आकर्षित करती हैं, कीटों को, मनुष्यों को भी आकर्षित करती हैं, ठीक है। पुष्प की सुंदरता जो है उसकी पंखुड़ियों की वजह से होती है। उन पंखुड़ियों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेटल। आप कह सकते हैं कि ये एक पेटल है, ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है आपको ये भी एक पेटल है, ये भी एक पेटल है। यहाँ पर एक्चुअली लिखा ही हुआ है पेटल, ठीक है। यानी कि ये पंखुड़ियाँ हैं जिन्हें हम हिंदी में दल भी कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं पेटल बराबर दल, पेटल माने दल, ठीक है। तो ये सब एक एक दल हैं, एक ये पहला दल, ये दूसरा दल, ये तीसरा दल, और भी इसमें दल होंगे, ठीक है। तो ये जब दूसरा चक्र जो होता है वो दलों से मिलकर के बना होता है, और बहुत सारे दल जब एक साथ मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दलपुंज,
दल पुंज। अब आप अंतर कीजिए, पहले बार में क्या पढ़ा था पहले चक्र में और दूसरे चक्र में क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे दल, अगर मैं कहूँ इनको सिंगल सिंगल हम कहेंगे दल, और पूरे चक्र को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसको कहते हैं दल पुंज, यानी कि बहुत से दलों से मिलकर के जो पुंज बनता है उसे दल पुंज कहते हैं। और ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, यानी कि सबसे बाहर होगा बाह्य दलपुंज, उसके अंदर होगा दलपुंज। और दलपुंज आपका किससे मिलकर के बना है, पंखुड़ियों यानी कि दल से मिलकर के बनता है। बाकी डिटेल्स बाद में। अब देखते हैं इसका तीसरा चक्र क्या होता है। अब बात करते हैं पुष्प के तीसरे चक्र की। पहले और दूसरे चक्र के बाद जो तीसरा चक्र आएगा उसे कहा जाता है पुमंग। क्या कहा जाता है, पुमंग, ओके। और इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम। तो देखिए पहला चक्र ये वाला था, दूसरा ये वाला था। तीसरे चक्र में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला या ये वाला, चार आपको दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1 2 3 और 4। ये सारे के सारे जब एक साथ मिलेंगे, चार के चार, ये मिलकर के क्या कहलाएंगे, पुमंग कहलाएंगे। और यही बनाते हैं किसी भी पुष्प का तीसरा चक्र, ठीक है। अब पुमंग किससे मिलकर के बनता है, अगर आपसे ये कहा जाए तो पुमंग मिलके बनता है पुंकेसर से, ठीक है। किससे मिलके बनता है, पुंकेसर से, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेमन, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये पहला स्टेमन है, ये दूसरा स्टेमन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। अगर मैं पूछूंगा अकेले क्या है ये, तो ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको अगर इसका नाम अकेले पूछा जाएगा तो ये पुंकेसर है, ये भी पुंकेसर, ये भी पुंकेसर, ये भी पुंकेसर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अगर सारे पुंकेसरों को हम एक साथ क्या बोलेंगे, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम बोलेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पुमंग की इकाई पुंकेसर है, या बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर के पुमंग बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो इसके बारे में बताऊं, ये पौधे का नर जनन अंग है। क्या है, नर जनन अंग। इस बात को नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और पुष्प की पूरी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग कहाँ है और उनके युग्मक कहाँ बनते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो ये पुंकेसर वाला भाग है, यानी कि जिसे हम स्टेमन कह रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी जब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से आपको डिस्क्राइब करूंगा, पर वो आपकी समझ में तब आएगा जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे मेरी बातों में, ठीक है। तो हमने क्या कहा, तीसरा चक्र क्या है, तीसरे चक्र को हम पुमंग बोलते हैं, जो कि पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो और पुंकेसर क्या होता है, किसी भी पुष्प का नर जनन अंग होता है। तो चलिए देखते हैं अब पुष्प का अंतिम चक्र या चौथा चक्र कौन सा है। पुष्प का चौथा चक्र जो होता है वो सबसे भीतर होता है और उसे कहा जाता है जायांग। क्या कहा जाता है, जायांग, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है गाइनोशियम, ठीक है, जायांग यानी कि गाइनोशियम। तो ये चौथा चक्र है और आप देख रहे होंगे ये बीच में जो आपको ये वाली रचना दिखाई दे रही है, जिसको मैंने मार्क कर लिया है, ये वाली रचना है गाइनोशियम की। और गाइनोशियम जो है इसकी मात्रा, इसकी संख्या भी पौधे में कितनी भी हो सकती है, पर इस चित्र में जैसे एक दिखाया गया है, तो इसकी इकाई जो होती है उसे बोला जाता है स्त्री केसर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, स्त्री केसर, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है पिस्टल, ठीक है। यानी कि ये तो एक ही पिस्टल है और ये अकेला ही जायांग है। अगर कहीं पर दो होते तो हम कहते कि ये पहला स्त्री केसर है, ये दूसरा स्त्री केसर है, और ये दोनों स्त्री केसर मिलकर के जायांग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अकेला स्त्री केसर ही जायांग कहलाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, बहुत छोटी सी बात है। और नाम से ही इसमें देखिए स्त्री लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये पुष्प का मादा जनन अंग है, ये पुष्प का मादा जनन अंग है। तो अभी मैंने आपको नर जनन अंग भी बताया, अब आपको मादा जनन अंग भी पता चल गया है। आगे हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप पुष्प के 4 चक्र समझ पाए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बाहरी चक्र जिसे हम बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं, उसके अंदर दलपुंज होता है जिसे हम कोरोला कहते हैं। उसके अंदर तीसरे नंबर पर पुमंग आता है जो कि नर भाग है, जिसे इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। और उस सबसे अंदर जो होता है जायांग होता है, जिसे गाइनोशियम कहते हैं। तो चलिए और विस्तार से कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी पुष्प में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं
जो कि हर पुष्प में तो नहीं होती हैं लेकिन उनके बारे में पूछा जाता है। तो ऐसी ही एक चीज़ यहाँ पर है परिदल पुंज, पेरियंथ, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है कि परिदल पुंज क्या होता है। परिभाषा ध्यान से देखेंगे, जिन पुष्पों में बाह्य दल पुंज व दल पुंज में अंतर करना मुश्किल हो वहाँ पर इनको परिदल पुंज कहा जाता है। इसकी इकाई परिदल यानी कि टैपल कहलाती है। समझने की कोशिश करो, 4 चक्र आपने देखे थे, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, ठीक है। ये कहता है जिन पुष्पों में बाह्य दल पुंज और दल पुंज में अंतर करना मुश्किल हो, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो बाह्य दल है या दल पुंज है, यानी कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि वो बाह्य दल है या पंखुड़ी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कहीं कहीं पर, तो वो जो स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि शायद बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। जैसे कई पौधों में तो क्या होता है कि हम अंतर कर पाते हैं कि ये बाह्य दल है, इसके अंदर ये दल आएगा, ठीक है। कई पुष्प में क्या है आपको पता ही नहीं चल रहा बाह्य दल पुंज और दल पुंज कौन सा है, कौन सा बाह्य दल पुंज है, कौन सा दल पुंज है, यानी कि वो दोनों आपस में ऐसे चिपके रहते हैं एक साथ कि उनका अंतर करना मुश्किल होता है। अभी मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ऐसी किसी भी रचना को हम क्या कहेंगे, परिदल पुंज कहेंगे। याद रखिएगा, जहां पर बाह्य दल पुंज और दल पुंज में अंतर करना मुश्किल है उसे हम परिदल पुंज कहते हैं और इसकी इकाई परिदल कहलाती है, ठीक है ना। चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप समझ पाएंगे। देखिए इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है और जो ये रेड वाला पार्ट है ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं, जबकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ये रेड वाला पार्ट जो है दल है और ये ग्रीन वाला पार्ट बाह्य दल है, तो यही तो हम पढ़ रहे थे ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर आप देखिए, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, ये ग्रीन वाले पार्ट से बिल्कुल रेड वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, जबकि नॉर्मल फ्लावर्स में क्या होता है दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। तो आपको ऐसे जो भी फूल मिलेंगे जिसमें बाह्य दल और दल में आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये बाह्य दल है या दल है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पेरियंथ, ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेरियंथ कहेंगे। यानी कि अगर आप हिंदी में लिख सकते हैं तो इसको परिदल पुंज, परिभाषा मैंने आपकी इसको परिभाषा इसकी मैंने आपको नोट करा दी है, ठीक है ना। तो ये हो गया बाह्य दल पुंज, सॉरी परिदल पुंज, ओके। बाह्य दल पुंज तो जब आपको स्ट्रक्चर साफ दिखाई देगा तब वो बाह्य दल पुंज होगा, उसके अंदर दल पुंज होगा। लेकिन बाह्य दल और दल जब आपको अंतर नहीं पता चल पा रहा दोनों में, तो अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, परिदल पुंज कह देंगे और इसकी इकाई कहलाएगी परिदल, ठीक है ना। देखिए एक नई चीज़ देखते हैं, कई बार पूछा जाता है सहायक चक्र क्या होता है, पुष्प में सहायक चक्र क्या होता है या सहायक अंग कौन से होते हैं, और आवश्यक चक्र क्या होता है या आवश्यक अंग कौन से होते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पुष्प में जो विभिन्न प्रकार के चक्र पाए जाते हैं उनको हम कैसे बांटेंगे। तो पहला सहायक चक्र, दूसरा आवश्यक चक्र, ठीक है। सहायक चक्र के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बाह्य दल पुंज के बारे में पढ़ाया जो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, उसके बाद उसके अंदर वाला जो चक्र होता है उसको हम दल पुंज कहते हैं, ठीक है। जब ये बाह्य दल पुंज और दल पुंज इन दोनों को मिला करके हम सहायक चक्र कहते हैं या सहायक अंग कहते हैं। थोड़ा सा सोचिए कि सहायक किसे कहते हैं, जो क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। और ये किस चीज़ में सहायता कर रहे हैं, जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है ना। बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। देखिए केवल सहायता कर रहे हैं, जनन करने में इनका योगदान नहीं है, ये जनन नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये केवल सहायता कर रहे हैं। अब सहायता कैसे कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दल पुंज क्या होता है, पेटल बोला था ना मैंने, जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं। देखिए पंखुड़ियाँ क्या करती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं लाल, पीली, हरी, नीली, कलरफुल होती हैं, ठीक है। बहुत सारे कलर्स होते हैं। इन कलर्स की वजह से क्या होता है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। जब ये पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं तो उससे क्या होता है, परागण एक प्रक्रिया आपने सुनी होगी जो कि पौधे के पराग कणों को एक पौधे से, एक फूल से दूसरे पुष्प पर या दूसरे पौधे के पुष्प पर ट्रांसफर करने का काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये तभी हो सकता है जब आकर्षक पंखुड़ियाँ होंगी, तभी वो कीड़ा आकर्षित होकर के उस पौधे की तरफ आएगा। तो ये कार्य है दलपुंज का। अब डायरेक्ट तो कोई भूमिका लैंगिक जनन में दलपुंज नहीं निभा रहा है, लेकिन इस प्रकार से सहायता कर रहा है, तो इसलिए कैसा अंग हो गया, सहायक अंग हो गया। और क्योंकि ये दलपुंज एक चक्र है, 4 चक्र बताए थे ना, इसीलिए इसको सहायक चक्र भी कह देते हैं। ऐसे ही बाह्य दलपुंज भी है। अब बाह्य दलपुंज आपने देखा होगा कि जो इस तरह से कलियाँ होती हैं,
ठीक है ना। तो ये सबसे पहले क्या करता है, जब ये पौधा खिला नहीं, फूल खिला नहीं है, तो एक कली में बंद रहता है, यानी कि लैंगिक अंग तो उसके अंदर ही बनने वाले हैं ना, पुष्प की कली के अंदर ही तो बन रहे हैं लैंगिक अंग। तो अगर ये बाह्यदल पुंज उसकी रक्षा नहीं करेगा तो हो सकता है पुष्प डैमेज हो जाए और जनन अंग बन ही ना पाए। तो इसीलिए बाह्यदल पुंज जो है ये भी सहायक चक्र में आता है। और इसी में दूसरा है आवश्यक चक्र और आवश्यक अंग। अब आवश्यक किस बात के लिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन। तो आवश्यक किस चीज के लिए, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक हैं। कौन कौन, पुमंग और जायांग। और ये आवश्यक चक्र क्यों कहलाते हैं, क्योंकि 4 चक्र पड़े थे ना, पहले के 2 चक्र तो इसमें आ गए, ये पहला चक्र है, इसके अंदर दूसरा चक्र ये, तीसरा चक्र ये, चौथा चक्र ये। तो ये आवश्यक चक्र हैं पुमंग और जायांग। देखिए क्यों है आवश्यक, बिना इनके लैंगिक जनन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पुमंग में क्या होता है, नर युग्मक बनेगा, यह नर भाग है। जायांग में मादा युग्मक बनेगा, यानी कि नर और मादा युग्मक बनकर के ही तो लैंगिक जनन होगा, इसीलिए ये आवश्यक चक्र है, क्योंकि असली नर और मादा युग्मकों का निर्माण पुमंग और जायांग के भीतर ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप समझ पाए होंगे 2 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र, या सहायक अंग और आवश्यक अंग, जैसा भी एग्जाम में आएगा ये आप अपने नॉलेज के लिए बिल्कुल अपने पास याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी और विस्तार से आपको पुष्प के सभी चक्रों के बारे में अलग अलग फुल डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले कुछ और शब्द आते हैं, कई बार आते हैं बुक्स में, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक है, तो उसके बारे में जान लीजिए। इसी पुष्प के चित्र में मैं आपको समझाऊंगा। एक शब्द होता है पुष्पवृंत, ओके, एक शब्द होता है पुष्पवृंत जिसे बोलते हैं पेडिसल, और दूसरा होता है पुष्पासन। ठीक है, दूसरा क्या है, पुष्पासन है, और जिसे हम कहते हैं थैलेमस या रेसेप्टेकल बोलते हैं, तो थैलेमस आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ों के बारे में हमने जानना है कि पुष्पवृंत और ये पुष्पासन क्या होता है। ठीक है, देखिए पुष्पवृंत क्या होता है, पुष्प जिस डंठल में या तने या शाखा में जुड़ा होता है। ठीक है, पुष्पवृंत का मतलब क्या है, वो तना या सॉरी वो डंठल है जिससे जो पुष्प है वो शाखा से जुड़ा होगा, तो यही तो होगा, ये देख रहे हैं आप, किसी भी शाखा से पुष्प इसी के माध्यम से तो जुड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पुष्पवृंत या पेडिसल कहते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए आप, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम पुष्पवृंत कहेंगे, क्योंकि इसी से इसी से जो फूल है वो किसी तने या शाखा से जुड़ा होगा। ठीक है, तो पुष्पवृंत आप समझ गए, परिभाषा में भी आप लिख लीजिएगा, मैंने समझा दिया। ठीक है, दूसरी चीज है पुष्पासन, यानी कि रेसेप्टेकल या थैलेमस किसे कहते हैं, पुष्पवृंत का अग्रस्त भाग है, ये पुष्पवृंत का अग्रस्त भाग है। देखिए पुष्पवृंत ये था, ये वाला था, इसका अग्रस्त भाग यानी कि इसके आगे का भाग, ये इसके नीचे का भाग है, ये आगे का भाग है, तो आगे का भाग ये हुआ, यानी कि ये जो ऊपर को आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़। ठीक है ना, ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही गोले के अंदर, ये चीज़ क्या है, पुष्पासन है। क्या है, पुष्पासन है। ठीक है, तो आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि ये पुष्पवृंत का अग्रस्त भाग होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। गौर से देखिए, ये जो मैंने गोले के अंदर पुष्पासन दिखाया आपको, इसी के ऊपर ये बाह्यदल भी लगा हुआ है, यहीं पर ये दल भी लगे हुए हैं, इसी से ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर। ठीक है ना, यानी कि इस पुष्पासन से ही, देखिए नाम क्या होता है, पुष्पधन आसन, पुष्प का आसन, आसन पर बैठा जाता है, यानी कि इस पुष्प के आसन पर सारा पुष्प बैठा हुआ है। ठीक है ना, एक समझने के लिए संधि विच्छेद भी अगर आप इसका करेंगे तो आप 2 चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि पुष्पासन क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, और पुष्पवृंत क्या होता है, ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है ना, तो ये 2 शब्द जहाँ पर भी आएंगे, पुष्पवृंत और पुष्पासन, इनके बारे में आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। तो अब पुष्प के नर और मादा अंग जो है उनका थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। आपने 4 चक्र पढ़ लिए, अब उन्हीं चक्रों के बारे में थोड़ा विस्तार से देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं चक्रों में से कुछ चक्र ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे लैंगिक अंग हैं और जिनके अंदर युग्मकों का निर्माण होना है। बहुत बारीकी से अब आपको जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे को बढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। सरल चीज़ों को जो है मतलब उतनी सरल चीज़ें नहीं रहेंगी, पर मैं आपको बहुत आसानी से इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम अब चक्रों के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। अब आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए कि मैं सबसे पहले किस चक्र के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नंबर 1 में सबसे बाहरी चक्र जो आएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाह्यदल पुंज और इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। तो चलिए जान लेते हैं। तो
तो सबसे बाहरी चक्र जो है वो है बाह्य दल पुंज। इसके बारे में एक बात जो आपको नोट करनी है, ये बाह्य दलों का समूह है। नोट कर लीजिए इसको, बाह्य दलों का समूह, बाह्य दलों का समूह। मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से जो रचना होती है, यहाँ से जब ये पौधा आपका स्टार्ट होगा तो इसमें सबसे बाहर वाला जो ये स्ट्रक्चर आता है, ठीक है ना, ये जो आपका आएगा इसे हम कहते हैं बाह्य दल। ठीक है, तो ये बाह्य दलों का समूह क्या कहलाता है, जब ये सारे बाह्य दल मिलेंगे तब हम इसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। यानी कि ये जो होते हैं सेपल जो होता है बाह्य दल जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे सेपल मिलकर के कैलिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं सेपल प्लस सेपल बराबर कैलिक्स। ठीक है ना, तो बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स, सेपल यानी कि बाह्य दलों का समूह होता है। लैंगिक जनन में इसका क्या योगदान है ये मैंने आपको बता दिया है। एक बार आप इसका चित्र और बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए इस चित्र में आपको केवल सेपल पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने येलो कर लिया पूरा, ठीक है ना, ये सारा आप देखिए, ये पूरा का पूरा वाला भाग जो है ये है आपका, ये ऊपर को जो गया ये भी, ठीक है ना। ये जो ग्रीन, ये जो मैंने मेरे येलो बॉर्डर के अंदर जो ग्रीन पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है, बाह्य दल। ये पूरा तो मिला के आप कहेंगे बाह्य दल पुंज, ठीक है ना। और अगर सिंगल सिंगल ये अकेला क्या है कहूँगा तो ये है बाह्य दल, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे पूरा डिटेल में, इसको बोलते हैं कैलिक्स। ये पूरा का पूरा कैलिक्स कहलाएगा। इसको आप कैलिक्स नहीं कहेंगे, ये एक बाह्य दल है, ये भी बाह्य दल है, ये भी बाह्य दल है, लेकिन जब ये तीनों एक साथ आप इसको कलेक्टिवली बोलेंगे तब इसे आप कैलिक्स कहेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरे नंबर पर आता है दल पुंज, ठीक है। तो आप इसके बारे में अगर नोट करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये पुष्प का दूसरा चक्र है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे नंबर पर आ रहा है तो ये पुष्प का दूसरा चक्र है। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि अगर पॉइंट बना के लिखना चाहेंगे, ये जो है बाह्य दल पुंज के भीतर होता है, ठीक है। इसके बारे में आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये रंगीन एवं सुंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो दल पुंज है, दल को हिंदी में हम पंखुड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना, या इंग्लिश में इसको पेटल भी कहते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि इसका पेटल कितना अच्छा दिख रहा है, इसकी पंखुड़ियाँ रेड कलर की हैं, ग्रीन कलर की हैं, येलो कलर की हैं। तो ये दल जो होता है, दल शब्द जो है पंखुड़ी है, और पुंज का मतलब है एक समूह, ठीक है ना। दल पुंज का मतलब पंखुड़ियों का समूह। और ये दूसरा चक्र है, रंगीन और सुंदर होता है, कीड़ों को आकर्षित करने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अनिवार्यता है, यानी कि क्या आवश्यकता है दल पुंज की एक पौधे के अंदर, तो आप कहेंगे कि कीड़ों को आकर्षित करता है ताकि वो परागण की प्रक्रिया करें और लैंगिक जनन को आसान करें, ठीक है ना। और बहुत सारे दलों से मिलकर के ये बनता है। तो अगर दलपुंज का अध्ययन आपको करना है तो ये वाला कलर, ठीक है ना, यानी कि जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा मिला करके क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाता है। क्योंकि एक पंखुड़ी बराबर एक दल, बहुत सारे दल मिलकर के बनाएंगे दलपुंज। तो इस चित्र में आपको केवल दलपुंज के बारे में ही देखना है। ये एक दल है, दूसरा दल, तीसरा दल, चौथा दल, पांचवा दल, अलग अलग आप इनको क्या कहेंगे, दल या पंखुड़ी कहेंगे, ठीक है ना, और या पेटल कहेंगे। और अगर पूरा मैं कहूँ कि ये जो दूसरा चक्र है, इस पूरे चक्र का नाम क्या है, तो आप इसे कहेंगे दल पुंज। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, कोरोला, ठीक है ना। कैलिक्स और कोरोला दोनों चीज़ें याद रखिएगा। सबसे बाहरी चक्र कैलिक्स, अंदर वाला कोरोला, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए तीसरे चक्र पे पहुंच जाते हैं। तीसरे चक्र को पुमंग कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। यह पुंकेसरों का समूह है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। पुमंग क्या होता है, पुंकेसरों का समूह होता है, अगर पूछा गया, ठीक है ना, पुंकेसरों का समूह होता है। तो पुंकेसर क्या होता है, ये वाला देखिए आप, ये एक पुंकेसर, ये दूसरा पुंकेसर, ये तीसरा पुंकेसर, और यहाँ पर एक चौथा पुंकेसर दिखाई दे रहा है। ये चार पुंकेसर आपको दिख रहे हैं। ये सभी पुंकेसर मिलकर के क्या बनाएंगे, पुमंग, ठीक है ना। आप इसको पुमंग मत कहना, इसको आप पुंकेसर ही कहोगे, ये पुंकेसर पुंकेसर, ठीक है ना। और ये चार के चार मिलकर के क्या बनाएंगे, पुमंग बनाएंगे। इस पुमंग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि यह नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग, ठीक है ना। क्योंकि ये पुष्प का नर भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे पुष्प का नर भाग होता है पुमंग, ठीक हो गया।
तो पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। ये पुष्प का नर भाग होता है, यानी कि इसी के भीतर नर युग्मक का निर्माण होता है। अपनी तरफ से आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जब आप इतना समझ गए हैं कि पुमंग, बहुत सारे पुंकेसरों को मिला करके पुमंग बनते हैं, और पुंकेसर या पुमंग जो होता है ये पौधे का नर भाग कहलाता है, ठीक है ना। अब इसका क्या आता है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में आता है कि पुंकेसर कितने प्रकार के होते हैं और पुंकेसरों के भाग क्या क्या होते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसके स्ट्रक्चर में। तो आप थोड़ा सा इसको मैं अच्छी तरह से इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए, पुंकेसर जो होता है वो चित्र आपने देख लिया। अब मैं आपको पुंकेसर का अलग से उसका चित्र दिखाऊंगा। स्टेमन का, पुंकेसर को इंग्लिश में बोला जाता है स्टेमन, ठीक है। ये दो भागों से मिलकर के बनता है। पहला भाग होता है इसका परागकोश, दूसरा भाग होता है इसका तंतु, ठीक है ना। आप अगर ऐसे देखेंगे, मैं आपको यहीं पर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, फिर आपकी बुक वाले स्ट्रक्चर भी मैं आपको इसका दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा फ्लावर के अंदर, ठीक है ना। मैंने अभी आपको 4 पुंकेसर दिखाए थे। तो इस स्ट्रक्चर में ये 2 भाग हैं, ठीक है। ये पहला वाला भाग जो है, इस भाग को हम बोलते हैं परागकोश, अभी मैं वहाँ भी दिखा दूंगा आपको। और इस वाले भाग को हम बोलते हैं तंतु। ये जो परागकोश होता है, इसी के अंदर ये देखिए यहाँ पर परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है ना। और यहीं से ये फटता है, उसके बाद ये परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प पर या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। ये आप आगे देखेंगे, ठीक है ना। परागकोश के बारे में थोड़ा सा आप ये नोट कर लीजिए कि परागकोश एक द्विपालित रचना होती है। द्विपालित रचना, ठीक है ना। परागकोश क्या होती है? द्विपालित रचना होती है, यानी कि 2 पालियां इसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है कोष्ठ होते हैं, फिर इन पालियों के अंदर कोष्ठ बने होते हैं, यानी कि एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं। एक पाली में 2 कोष्ठ, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले मैंने कहा 2 पालियाँ होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो कोष्ठ टोटल कितने हो जाएंगे? 4 कोष्ठ हो जाएंगे। अभी मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो परागकोश होता है ये एक चतुष्कोष्ठीय रचना है, यानी कि 4 कोष्ठों वाली रचना है। और जो इसके चारों कोने होते हैं वहाँ पर लघु बीजाणुधानी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है लघु बीजाणुधानी, ठीक है ना। चारों कोष्ठों पर क्या होती है? लघु बीजाणुधानी होती है। इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ये होता कहाँ पर है ये आपको अभी सीखना होगा, तभी आप अगले पार्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो नीचे सेकंड पार्ट है ये तो तंतु है। तंतु आप समझ रहे हैं ये क्या है, ठीक है ना। ये तंतु है, एक फिलामेंट की तरह है, ठीक है। और इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं देखना है। आपको अब मैं इसके स्ट्रक्चर से समझाता हूँ कि परागकोश कहाँ पर है और तंतु कहाँ पर है, ठीक है। याद रखिएगा, पुंकेसर के 2 भाग बताए हैं, परागकोश और तंतु। गौर से देखिए, ये पूरा का पूरा आपके सामने एक पुंकेसर का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक पुंकेसर का स्ट्रक्चर है, जिसके मैंने 2 भाग बताए थे। पहला भाग क्या कहा था? परागकोश, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने मार्क किया है ये वाला भाग परागकोश है और ये इसका तंतु है। आप समझ गए होंगे, तंतु और परागकोश ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये परागकोश मैंने कहा ना 2 पालियां होती हैं। एक पाली आपको ये दिख रही होगी, एक पाली इसके पीछे, ये 2 पालियां दिख रही हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो टोटल कितने कोष्ठ हो गए? 4। अब आप यहाँ देखिए, ये परागकोश जो है बड़ा करके आपको यहाँ दिखाया गया है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये 4 कोष्ठ आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कोष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं और इन चारों कोष्ठों के जो कोने होते हैं, जो आपको पिंक कलर का ये दिख रहा है, यहाँ पर होती है लघु बीजाणुधानी, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। लघु बीजाणुधानी बुक में देख लीजिएगा। तो ये लघु बीजाणुधानियाँ, 4 लघु बीजाणुधानियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकण बनते हैं। ये गोले दिख रहे हैं रेड कलर के आपको, ये परागकण बन रहे हैं। हमें यही पढ़ना है अगले पार्ट्स में कि ये लघु बीजाणुधानी के अंदर जो परागकण बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और उन परागकणों के अंदर जो नर युग्मक होता है वो कैसे जाता है, कैसे निषेचन करता है, ये आगे पढ़ेंगे। इस पार्ट में मेरा मकसद आपको ये समझाना था कि जो नर जनन अंग हैं वो कहाँ हैं, उनके अंदर युग्मकों का निर्माण कहाँ पर होता है और उनसे संबंधित जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये जो 4 प्रकोष्ठ हैं, इन चारों को हम लघु बीजाणुधानी कहेंगे, ठीक है ना। और एक परागकोश में तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक परागकोश जो होता है उसमें कितनी लघु बीजाणुधानियाँ होंगी, तो आप कहेंगे एक परागकोश में
4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, क्योंकि ये एक परागकोश है और इसके अंदर 1 2 3 4 लघु बीजाणुधानी आपको दिख रही हैं। इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होगा और लघु बीजाणु को ही हम परागकण कहते हैं। ठीक है, अब देखना एक चीज़ आप सोचो, इस लघु बीजाणुधानी में कैसे लघु बीजाणु बनेगा, ये हम पढ़ेंगे बाद में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी संरचनाएं समझा दूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बन रही है। तो उसके बाद जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनसे आगे होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। पुष्प का जो सबसे आखिरी भाग था, यानी कि सबसे भीतरी चक्र है जायांग, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए। ये है पुष्प का सबसे चौथा चक्र और सबसे भीतरी चक्र, जिसे हम जायांग यानी कि इंग्लिश में गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, ये जो है स्त्री केसर से मिलकर बनता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जायांग किससे मिलकर बनता है, तो आप कहेंगे, मैंने पढ़ा दिया है वैसे पीछे आपको, जायांग स्त्री केसर से मिलकर के बनता है, जिसे हम कहते हैं पिस्टल। ठीक है ना, तो जायांग बनता है स्त्री केसर से मिलकर के। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये देखिए आप, ये बीच वाला जिसको मैंने नीले रंग से मार्क कर दिया है, ये पूरा का पूरा स्त्री केसर है और यही जायांग भी है। और यही पुष्प का क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग, यही पुष्प का क्या है, मादा जनन अंग है। यही पुष्प का मादा जनन अंग है, ये आपको याद रखना है। अब क्योंकि हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, तो अब जायांग को अलग करके हम देखेंगे कि ये कितने भागों से मिलकर के बनता है, या इसके कितने भाग होते हैं स्त्री केसर के। ठीक है ना, स्त्री केसर जो कि मादा जनन अंग है, इसमें कहाँ पर युग्मक बनेगा, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, आपने अभी स्त्री केसर का चित्र देखा, तो जो स्त्री केसर होता है वो 3 भागों से मिलकर बनता है। ठीक है, उसमें पहला भाग होता है अंडाशय, दूसरा भाग होता है वर्तिका और तीसरा भाग होता है वर्तिकाग्र। ठीक है ना, अभी मैं आपको इसको स्ट्रक्चर के साथ समझा दूंगा, पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो अंडाशय वाला भाग है, इसमें बीजांड बनेगा। ठीक है ना, अंडाशय वाले भाग में क्या बनेगा, बीजांड बनेगा। तो आप थोड़ा सा इसको, मैं जो स्ट्रक्चर आप बना रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। आपने देखा होगा कि इस तरह की एक रचना जो कि पौधे के अंदर रहती है। ठीक है ना, ये ऊपर से इस तरह का इसमें ये होता है। ठीक है ना, तो इसके 3 भाग होते हैं। ये सबसे बीच वाला भाग है, मतलब पौधे का सबसे आखिरी चक्र है, जिसे हम स्त्री केसर कह रहे हैं। ठीक है ना, स्त्री केसरों से मिलकर जो बनता है, जिसे हम जायांग कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। तो उसमें आप इस तरह की एक रचना देखेंगे। ये जो भाग है सबसे, ये वाला, इस भाग को हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। और इसके अंदर जो होता है बीजांड होता है। क्या होता है, ये जो अंदर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसे हम कहते हैं बीजांड। अभी नहीं, इसके अगले वाले पार्ट में हम इसी बीजांड के बारे में ही बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे मादा युग्मक इसके अंदर बनता है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर मादा युग्मक भी बनेगा। तो हम फिर देखेंगे कहाँ बनता है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, इसे कहा जाता है वर्तिका। इसे क्या कहा जाता है, वर्तिका। और सबसे ऊपर जो होता है, इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है ना, तो होता क्या है, देखिए, जो परागकण आते हैं वो इस वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं, या किसी कीट के द्वारा लाए गए या हवा के द्वारा। उसके बाद जो परागकण होते हैं, उनसे पराग नलिका निकल करके इसी वर्तिका के माध्यम से अंदर जा करके इस बीजांड के अंदर चली जाती है। ठीक है ना, तो इसके 3 भाग कौन कौन से हो गए, अंडाशय, उसके बाद आ गया आपका वर्तिका, फिर आ गया वर्तिकाग्र। तो अंडाशय के बारे में आपने देख लिया कि इसमें बीजांड पाया जाता है। और दूसरा भाग है वर्तिका, जो मैंने बताया था कि अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना है। तीसरा भाग है वर्तिकाग्र, जो सबसे ऊपर है, पराग कणों को ग्रहण करने का काम ये भाग करता है। ठीक है ना, तो पराग कणों के द्वारा जो पराग नलिका बनाई जाएगी, वो वर्तिका से होकर ही बीजांड तक पहुंचती है। और बीजांड की विस्तृत संरचना मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर आपकी समझ में भी आएगा नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस बीजांड को बहुत विस्तृत तरीके से और मादा युग्मकों के निर्माण के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपको एक बात याद रखनी है कि जो अंडाशय होता है, जो पहला भाग है, उसके अंदर ही क्या होगा, अंडकोशिका यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो एक बार पुष्प के इस चित्र में आप देख लीजिए। ठीक है ना, ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये सबसे ऊपर वाला भाग ये है वर्तिकाग्र। ठीक है ना, ये वर्तिकाग्र है। ये जो पीले रंग का डंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग है आपका वर्तिका। और ये जो गोला आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये पूरा है अंडाशय, बाहर वाला अंडाशय। और जो हरा रंग का अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये है बीजांड।
ठीक है ना। अभी आपके लिए फ़िलहाल इतना जानना काफ़ी है, ठीक है ना। जब आप इतना जान गए हैं तो आप आगे की चीज़ें भी समझ जाएंगे। तो अभी तक आपने पुष्प के भाग, पुष्प के चक्र और प्रत्येक भाग का विस्तार से संरचना और विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन कर लिया है। नर जननांग, मादा जननांग तथा युग्मकों का निर्माण कहाँ पर होगा, इस बारे में भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम अगले भाग में क्या करेंगे, परागकोश के भीतर परागकण का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि अब आपने परागकोश देख लिया ना कहाँ पर है। और ऐसे ही मादा जननांग जो है अंडाशय, उसके भीतर बीजांड जो है उसकी विस्तृत संरचना और उसके निर्माण के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपकी समझ में आए, इसके लिए आवश्यक है कि आप ध्यानपूर्वक इस पुष्प की संरचना को ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छी तरह से नोट भी करेंगे और दोबारा इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी करेंगे, ताकि बिना कन्फ्यूजन के आपको याद रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर।